स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विष्णु मोहन और शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। भाविक पटेल है हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से, हरीश शाही हैं केवीवी प्राइम से और अनिल बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और आगे हमारे साथ दीपक भल्लानी साहब भी होंगे जो इसमा के डीजी हैं। सबसे पहले केडिया जी आपसे शुरुआत करते हैं और चांदी के साथ शुरुआत करते हैं। चांदी में आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, हालांकि तेजी भी उसी तर्ज पे आई थी। इसे किस तरह से देखना चाहिए? आज की जो मुनाफा वसूली है इसे कैसे देखें? नमस्कार विष्णु। नमस्कार। देखिए, अगर हम चांदी की बात करें तो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा रिबाउंड आया है। $45 से हमने देखा प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है और इंटरनेशनल में फिर से हमने जो 53.50 का हाई था वो तोड़ते हुए देखा और 58 के आसपास चले गया। साइकोलॉजिकल $60 का है। एज ऑफ नाउ जो तेजी है उसके मुख्य कारण है, सबसे पहले अगेन सप्लाई स्क्वीज होते हुए दिखाई दे रही है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। दूसरा, दिसंबर में जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड, डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, ईयर एंड भी है, इसी चलते हमने ये तेजी देखी है। तो मुझे लगता है यस, जो ये ब्रेकआउट है ये $60 के आसपास दिखा सकता है। हालांकि आज मार्केट में जो गिरावट है वो एक जस्ट टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। तो मे भी मार्केट में आज के सेशन में हो सकता है मॉर्निंग सेशन में दबाव रहे, बट ये हफ्ते का जो डेटा सेट है और रेट कट जो अगले हफ्ते आनी है ये कहीं ना कहीं टाइमिंग सपोर्ट देगा। वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम रहने वाली है, तो चांदी में हो सकता है आज 178 के आसपास मिले, वहां पे वापस बाइंग करके चलेंगे, बट वापस 180 के ऊपर का भाव आते हुए दिखाई देंगे। ओके। और गोल्ड में केडिया जी, गोल्ड को लेकर क्या व्यू है? गोल्ड तो आज मिला जुला कारोबार दिख रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कमजोर है। यहाँ पर दिसंबर वायदा जिसकी एक्सपायरी अभी होने जा रही है, तो हम फरवरी वायदा को देख रहे हैं, वहां पे 1,30,000 के आसपास कारोबार हो रही है। आज की गिरावट में गोल्ड में क्या कर लेना चाहिए? देखिए, धीरे धीरे वॉलिटिलिटी विजुअल बढ़ते जाएगी। तो हम देखते हैं मार्केट में जैसे 2 दिन में अच्छी तेजी आई, 1,500-2,000 रुपए की तेजी आई, तो आज थोड़ा सा मार्केट मुझे पुल बैक होता हुआ जरूर दिख रहा है, बट फंडामेंटल कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है क्योंकि 4200 के ऊपर प्राइस अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा कि करंट लेवल से आपको स्टॉक करना चाहिए। अभी ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम भी अच्छा दिख रहा है, बट अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। तो आज की गिरावट में मुझे लगता है आपको 1,30,000 तक का वेट करना चाहिए। अभी 1,30,560 का भाव चल रहा है, तो 1,30,000 के करीब आता है, वहां पे आप लेके चलिए। हायर साइड पे मुझे लगता है प्राइजेस 1,31,500 तक का लेवल दिखा सकता है। ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प रहेंगे क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे गोल्ड मिनी में 1,30,000 का कॉल 2,500 में लेके चलिए, 2,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3,300 तक का टारगेट रहेगा। बट जब तक प्राइजेस 4200 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में 4260 से 4280 तक के लेवल दिखा सकता है। ट्रेंड इंटैक्ट है दोनों ही कमोडिटीज में। आज की गिरावट में भी खरीदारी की सलाह ही है। ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि बाजार ऑलरेडी काफी चल चुका है, उसके बाद ये करेक्शन दिख रहा है, ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हरीश जी, आप बताइए, आप क्या सलाह देंगे? जो सोने और चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आपकी राय क्या है? सर, मुझे जो लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो है बाय ऑन डिप होना चाहिए। जैसा कि केडिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल उससे सेटिस्फाई हूँ और मैंने पहले ही जो लेवल्स बताए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग भी गोल्ड जो है एक डिप का वेट करना चाहिए। अराउंड 1,29,800 के आसपास मुझे जो लगता है कि गोल्ड एक बार दोबारा से रिबाउंड होना चाहिए। और वहीं पर जो टारगेट्स रहेंगे 1,31,350 और 1,33,960 भी दिख सकता है अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1,28,600 रहेगा गोल्ड में। सिल्वर की अगर बात कर लेते हैं तो सिल्वर मुझे लगता है कि अराउंड 1,78,000 पे हम लोग इसमें बाय करें। 1,78,000 या 1,77,700 तक का एक बार डिप देख सकते हैं हम इसमें। और टारगेट रहेंगे अपने 1,81,200 और 1,83,000 के। और वहीं पे स्टॉप लॉस इसका 1,76,300 के नीचे रहेगा। और फेड का रेट कट का जो अनुमान है वो पहले 70% का एक्सपेक्टेशन, अभी 86 हुआ, तो नो डाउट इनका इम्पैक्ट, इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो गोल्ड सिल्वर को मिलेगा। तो बाय ऑन डिप लग रहा है। और सिल्वर दोनों में से ज्यादा लीड कर रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड की बात करें तो, क्योंकि सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई बना दिया है फ्रेश, जबकि गोल्ड ने नहीं बनाया। तो लगता है गोल्ड दोबारा से अपने जो लाइफ टाइम हाई को रिटेस्ट करेगा। दिसंबर के महीने में ही एक मार्केट को नया गोल्ड सिल्वर का एक नया हाई मिलेगा। थैंक यू। दिसंबर में फिर से नया हाई मिलेगा। चांदी तो नया हाई लगातार बना ही रही थी कल तक, गोल्ड में भी फिर से नया हाई मिलेगा। तो इसे ट्रेंड में बदलाव ना समझे, आज की सिर्फ मुनाफा वसूली है, एक टेक्निकल करेक्शन है। यहां पर भी खरीदारी की राय हमारे दो एक्सपर्ट से अभी तक यही राय निकल कर आ रही है। भाविक, आप बताइए आपकी राय गोल्ड और सिल्वर दोनों पर।
देखिए लाइफ टाइम हाई आता है तो उसके बाद थोड़ा पुल बैक तो आता है, तो यही है कि ये जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और जैसे कि इंडिया जी ने भी बताया कि सिल्वर में जो शॉर्ट स्क्वीज हो रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लाइफ टाइम हाई टीज रही है। अभी भी स्पेक्युलेटिव पोजीशंस देखें तो काफी ज्यादा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन आएगा। दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और दोनों में लग रहा है कि वॉलेटिलिटी वो बढ़ के ही रहेगी, जिसकी वजह से ऑप्शन वाया ट्रेड करना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी मैं बोलूंगा कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो ना बनाएं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो काफी बुलिश है। तो नेकेड शॉर्ट मत कीजिए, अगर किसी को शॉर्ट भी करना है तो हेज वाया कर सकते हैं। सबसे पहले सोने की बात करें तो 1,30,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में बाय कर सकते हैं 2450 के करीब। टारगेट रहेगा 2800 से 3,000 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 2150 का। चांदी की भी बात करें तो चांदी भी मुझे लग रहा है कि बारडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 1,80,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा डिप मिलता है 7,800 के करीब 8,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 7,400 में। देखिए दोनों में मॉर्निंग सेशन में शायद पुल बैक आ सकता है, बट अगेन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पे इसे देखें, इस गिरावट को, और डिप में बाई करने की सलाह। ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमारे 3 एक्सपर्ट्स अब तक ये कह चुके हैं। ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज्यादा बेहतर है, आपके लिए रिस्क थोड़ा कम रहेगा। आप बताइए अनिल सर, आपकी राय क्या बन रही है सोने और चांदी में, और जो हाल की जो तेजी आई थी इसको आप लोग कैसे रीड कर रहे हैं? आपका सेंस क्या है सर यहाँ पर? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो जो सबसे अच्छा चीज है कि अनलाइक अक्टूबर आपका चांदी 1,80,000 के आसपास है, बट वो एक स्पेकुलेटिव सेंटिमेंट में जो एक ओवर्ट बुलिशनेस था, मतलब वैसा मार्केट में नहीं है। दैट इज गुड, क्योंकि इसका मतलब है कि सेंटिमेंट वाइज मार्केट के पास और भी अपसाइड है। और टेक्निकली भी जो एक कंसोलिडेशन था इन अक्टूबर एंड नवंबर, उसका मेजर टारगेट आता है $62-63 स्पॉट पे, जो करीब करीब 1,93,000 के आसपास, एज्यूमिंग 90 ऑन द USD INR। तो अभी भी रनवे है, बाय ऑन डिप्स। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा पोजिशनली 1,74,000 के नीचे ऑन सिल्वर। गोल्ड में स्लो अप मूव है, बट ओवरऑल इट शुड मेक अ न्यू हाई, सो 4,400 के ऊपर जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ और सो उस पे भी आपका 1,35,000 1,36,000 के आसपास आना चाहिए, अज्यूमिंग अगेन द USD INR 90 के आसपास। सो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है दोनों में। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड यहाँ पर बरकरार है सोने चांदी को लेकर, हमारे सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेटल्स की भी चाल काफी मजबूत नजर आ रही है। अनिल सर आप बताइए, मेटल्स में आपको आज कहाँ पसंद, क्या ज्यादा कन्विक्शन किस साइड है? कुछ मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन तेजी के साइड में ही आप हैं या मंदी के साइड में, और क्या टॉपिक है आपकी? तीनों मेटल्स में अभी भी तेजी है, बट तीनों अलग अलग फ्लेवर का है। अगर किसी को हाई मोमेंटम खेलना है तो जिंक इज अ बाय ऑन डिप्स, बट कॉपर और एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम काफी स्लो मूविंग है, उसमें पोजिशनल ट्रेड बनता है। अभी भी कॉपर में अपसाइड में ओवरऑल टारगेट 1,070 के आसपास है, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए 1,025 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। एल्यूमिनियम में 268 के नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस, अभी 275 के आसपास है। और जिंक में स्टॉप लॉस 300 के नीचे होना पड़ेगा। ओवरऑल 320 तक जिंक क्लाइम कर सकता है। उस पर आपकी राय आ गई है। हरीश जी आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? सर मुझे मेरी जो टॉपिक है बेस मेटल में वो है कॉपर, और मुझे लग रहा है कॉपर में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है और थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कि लगभग हम 1,030 के आसपास कॉपर में जो है बाइंग देख सकते हैं, और टारगेट 1,055 और 1,070 तक के रहेंगे। वहीं पे स्टॉप लॉस जो है 1,010 के नीचे हम लोग रख सकते हैं। ओके, तो कॉपर आपको पसंद है, 1,055 का टारगेट दे रहे हैं, 1,010 का स्टॉप लॉस। अजय जी आपकी राय क्या है सर बेस मेटल्स पर? देखिए विजय, मुझे लगता है कि जिस ढंग से हमने रैली सोने चांदी में देखी, अब ये रैली मूव कर चुकी है बेस मेटल की ओर, जहां पे हम देख रहे हैं फंडामेंटल साइड सप्लाई कंसर्न्स कंटिन्यू बने हुए हैं। दूसरी ओर डॉलर में गिरावट है, चाइना स्टिमुलस की बातें कंटिन्यू कर रहा है, और दिसंबर में हम पहुंच गए यहाँ पे सीवियर विंटर की वजह से जो स्मेल्टर्स प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, ये बड़े गेम चेंजर है। टेक्निकली जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये रैली बढ़ेगी, और हम देख रहे हैं कि LME पे 11,200 का लेवल छू चुका है। टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर ये महीना 11,200 के ऊपर सक्षम रह जाता है तो जल्द हम 11,800 से 12,200 तक का भी LME पे देख पाएंगे। कॉपर क्योंकि लीडर होता है पूरे बेस मेटल का,
तो मुझे लगता है कि कॉपर में हमारा इनिशियल टारगेट जो 1100 का बता रखा था वो बहुत ही नियर बाय है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर 2 महीने के लिए भी कोई लेता है तो ऊपर में हम 1200 तक के भी लेवल 1180 से 1200 देख पाएंगे। आज इंट्राडे में भी कल की जो तेजी आई थी बार बार में हमने देखा 1055 1054 का लेवल छूता है और एक करेक्शन दे रहा था, तो आज के करेक्शन में लेने का अच्छा मौका है, इसलिए एक 1042 में लेके चलेंगे, 1036 का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 1052 का इनिशियल है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है। ऐसा ही हाल हम जिंक और एल्यूमिनियम में भी देखेंगे, जहां पे 307 पे लेके चलेंगे 305 के स्टॉप लॉस से, 310 का टारगेट रहेगा। लास्ट एल्यूमिनियम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस $2750 के नीचे नहीं जा पा रही, $2950 के ऊपर नहीं जा पा रही है। कहीं ना कहीं सप्लाई को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है। जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में बताया गया था सप्लाई हमारे पास काफी है, लेकिन जिस ढंग से कॉपर में तेजी है उसकी अल्टरनेट डिमांड हम एल्यूमिनियम में भी देखेंगे। तो यहाँ पे भी 274 पे लेके चलिए, 272 का स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट 278 करेगा, बट लीडर जो रहेगा वो कॉपर ही रहेगा पूरी बेस मेटल पे। में आज कई पर सुबह से भी ये टारगेट दे रहे हैं 278 का, कन्विक्शन यहाँ भी इनको दिख रहा है, लेकिन कॉपर लीडर रहेगा ये कहना है। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? देखिए मेरी भी टॉपिक कॉपर ही रहेगी। लाइफ टाइम में एलएमई में हमने देख लिया है, और जैसे केडिया जी ने भी बताया कि चाइना का जो स्मेल्टर प्रोडक्शन है 2026 में वो एक्सपेक्टेड है 10% कट करेंगे, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस फीस जो है वो नेगेटिव में, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रही है और उन लोगों ने ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दिया है। क्योंकि आगे जाके भी एक्सपेक्टेड है कि सप्लाई जो है वो काफ़ी टाइट रहेगी और डिमांड जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि 2026 में कॉपर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो इन्वेस्टर्स को वॉच करना चाहिए। आज के दिन यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा डिप मिलता है तो ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 1035 के करीब। टारगेट ऊपर का रहेगा 1048 1050 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का। तो कॉपर ही मेरी टॉपिक रहेगी इंट्राडे आज के लिए। कॉपर पर बुलिश अभी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, और एलएमई पे भी हम देख ही रहे, लगा नया रिकॉर्ड बना भी रहा है। हरीश जी, क्रूड पर एक राय दे दीजिए, क्रूड में क्या लग रहा है आपको? क्रूड में जो है एक मंदी बनी हुई थी, मतलब एक है ना रुकावट थी, मतलब कंसोलिडेशन फेज था, वो खत्म हो चुका है। मुझे लग रहा है क्रूड में क्लियर कट बाइंग है, और क्रूड में बाय जो होना चाहिए अभी जो आज के लिए करीबन 5310 से 5300 तक अगर आता है तो हमें इसमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और टारगेट हमारे 5470 तक के रहेंगे। वहीं पे स्टॉप लॉस हमारा 5250 के नीचे रहेगा। ये है ये क्रूड खरीदने की सलाह। शुक्रिया हरीश जी, वक्त दिया आपने, राय रखी नॉन एग्री मार्केट को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल मार्केट को लेकर। काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे साथ आशीष आचार्य हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के, पतंजलि फूड से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। सर, एक अहम डेवलपमेंट ये हो रही कि सोया तेल में जो फॉरवर्ड बुकिंग है वो काफ़ी बड़े स्केल पे दिख रही है। इसके पीछे वजह क्या, जो डिस्काउंट में पाम के मुकाबले हो गया ये वजह है, या कुछ ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऐसा रहने वाला है आगे चल के? क्योंकि यूएस के साथ भी आपको रिलेशन डेवलप करने हैं, वहाँ से भी इम्पोर्ट बढ़ाने हैं। क्या आप कैसे एनालाइज करते हैं, आपकी रीडिंग क्या है सर इस मार्केट में अब? नमस्कार सर, और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंडिया ने अनयूजुअल तरीके से अप्रैल मई जून जुलाई में तकरीबन 1,50,000 मेट्रिक टन पर मंथ, जिसका तकरीबन 6 लाख 4 महीने का होता है, परचेज कर लिया है, और परचेज अभी भी जारी है। इसके 3-4 कारण हैं, क्योंकि अभी अगर नियर बाय का देखें तो दिसंबर एक महीना बहुत, दिसंबर जनवरी और फरवरी भी एक बहुत टेक्निकल मंथ बन गया है सप्लाई के लिए। जो साउथ अमेरिका में क्रश की एक्सपेक्टेशन अभी कम है, और आज उसका देखें उसके कारण जो पाम और सोया का स्प्रेड है वो नियर बाय में करीब $110 हो गया है। और यही स्प्रेड अभी अगर बात करें तो दिसंबर से मई जून जुलाई बीन ऑयल की बात करें तो ये स्प्रेड करीब करीब $100 से ऊपर हो गया है। तो एक तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, वैल्यू बेस्ड बाइंग लग रही है। और अगर उस पीरियड में बात करें तो सन ऑयल तकरीबन $300 से ऊपर का महंगा है, पाम ऑयल $50 से $60 का महंगा है। तो ये जो एक सिनारियो बन चुका है, जिसमें आपको उस अप्रैल मई जून जुलाई इसमें आपको लोकल की अराइवल कम होती है। खरीफ का तो तकरीबन खत्म ही हो जाती है। आप रेप सीड की बात करें या मस्टर्ड की बात करें, हाँ उसका थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, पर वो प्रेशर भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इंडियंस को ये प्राइस बहुत लग रही है अच्छी, और इसी कारण इसकी डिमांड बनी हुई है, और लगता है कि आगे भी बनी रहेगी। कौन से तेल आपको ज्यादा लग रहा है जी। कि यहां से तेज रहेंगे? कहां पर मंदी आपको दिख रही है आशीष जी? अभी मार्केट एक क्रॉस रोड पे है। मार्केट अभी साइडवेज और क्रॉस रोड पे मार्केट है।
अभी सारे मेरे को लगता है कि एक बार का हमने एक लो देख चुके हैं और उस लो के नियर टर्म लो देख चुके हैं। अभी दिसंबर का महीना मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, एक टेक्निकल दिसंबर और जनवरी एक बहुत ही टेक्निकल मंथ होने जा रहा है, जहां पर हमने देखा है अभी फंड्स ने, चूंकि वो ईयर एंड आता है, वो हमेशा अपनी स्क्वायर पोजीशन को स्क्वायर करते हैं, तो तकरीबन 12 से 15% डेलियन फ्यूचर में कवर कर चुके हैं, तकरीबन 20% के करीब वो बीएमडी मलेशिया में अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर चुके हैं। फंड वैसे दोनों तरफ से शॉर्ट मेंटेन करके रखा था, उसके कारण भी सपोर्ट आया दिसंबर महीने के कारण। उसके बाद अभी इस बार रमादान जो है वो जल्दी है, चाइनीज न्यू ईयर भी जल्दी है, और जो टेक्निकलिटी जब से मैं आपको बात करी थी साउथ अमेरिका की, वो टेक्निकलिटी बनेगी और बढ़ जाएगी। ये इन सभी को देखते हुए अभी दिसंबर जनवरी एक बहुत ही टेक्निकल मंथ बन गया है, और इसमें बीन ऑयल का कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है और स्प्रेड काफी बढ़ रहा है। अब चूंकि नियर बाय में अब पाम इतना घट गया है, तकरीबन $100 इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्ट में सस्ता पड़ गया है, तो मेरे को लगता है नियर बाय में पाम की डिमांड बनी रहेगी और फॉरवर्ड में बीन ऑयल की डिमांड बनी रहेगी। टेक्निकली भी है अपने शॉर्ट कवरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, फंड्स की शॉर्ट कवरिंग के साथ में, और ये सब फैक्टर्स को मिला के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर ड्यू है, और वो दर्शकों को ध्यान देने लायक है और सब हम लोग वॉच कर रहे हैं, वो यूएस गवर्नमेंट की बायोडीजल पॉलिसी। चूंकि वो करीब 40-45 दिन तक उनके गवर्नमेंट शटडाउन थी, तो डिफर हो गई वो, लगता है कि अब मिड ऑफ दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ वो ड्यू है, और काफी लॉन्ग ओवर ड्यू हो चुकी है। वो पॉलिसी ही अब मार्केट को नया दिशा दिखाई देगी। डीजल पॉलिसी और साथ ही इंडोनेशिया की B50 बायोफ्यूल पॉलिसी, ये दोनों काफी मार्केट को ड्राइव आगे करेंगे, पाम को और उधर सोया को लेकर। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, फटाफट से हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपको लंबा इंतजार करना पड़ा। सर 30 नवंबर तक के आपके नंबर आ गए उत्पादन के, आप बता दीजिए उससे क्या संकेत मिल रहा है, और जो नई फील्ड रिपोर्ट आप लोगों की है उसकी खास बातें क्या है सर? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। जैसे कि हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है, तो 30 नवंबर तक जो शुगर प्रोडक्शन है आफ्टर डाइवर्शन, वो लगभग 41 लाख टन का हो चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय तक लगभग 28.76 लाख टन था। तो ये अच्छा संकेत है, और ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो हमने एस्टिमेट किया है। जो हमारा पूरा सीजन का एस्टिमेट था, अगर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, वो लगभग 344 लाख टन का था। ओके। तो ये उसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो 3 मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इन तीनों में जो यील्ड है और शुगर रिकवरी है वो अच्छे दिख रहे हैं, संकेत अच्छा है। ओके। तो ओवरऑल सीजन प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आपके नंबर भी हमारे पास है, पुराने नंबर ग्रॉस उत्पादन का 343 लाख टन के आसपास का था सर। बिल्कुल 343.5 लाख टन का लगभग बिल्कुल वही नंबर हम दिखा भी रहे स्क्रीन पर। सर एक सवाल, एमएसपी बढ़ने की बात हमारे सोर्सेस भी बता रहे हैं कि बढ़ने वाला है, लेकिन काफी देरी हो रही, सरकार इतना देरी क्यों कर रही है? और आप लोगों ने कहा भी है कि औसत उत्पादन लागत 41.72 प्रति किलो है आपका। कितने एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सर? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इसका इंतजार हम लोगों को बहुत दिनों से है, इनफैक्ट सालों से है। 6 साल हो गए एमएसपी रिवाइज नहीं हुआ है, और इस बार एफआरपी लगभग 355 हो गया। और यूपी हो, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में जो केन प्राइसेस, कर्नाटका में भी केन प्राइसेस रिवाइज हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया, और बाकी स्टेट्स में भी एसएपी रिवाइज हुआ है। तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ लगभग 41.72 आ रहा है। तो हमारी सरकार से तो ये मांगे कि कम से कम बेयर लेवल जो एक फ्लोर होता है, फ्लोर लगभग 41.72 पे फिक्स कर दिया जाए। और जहां तक देरी का सवाल है, मुझे लगता है देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। सरकार इस पे बिल्कुल बहुत सीरियसली चिंता कर रही है, और मुझे लगता है कि इसका कुछ पॉजिटिव आउटकम इस सीजन में जरूर निकलेगा, क्योंकि ये सरकार जो है चाहती है कि इंडस्ट्री वायबल हो और किसानों को प्रॉपर पेमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई एक लॉजिकल डिसीजन करके, लेकिन 41.72 तक एमएसपी रिवाइज करेगी सरकार। ओके, उम्मीद करते हैं, लंबे समय से मांग है, इस बार तो इंतजार कम से कम पूरा होना ही चाहिए, और कुछ पॉजिटिव फैसले की उम्मीद है, और साथ साथ इथेनॉल प्राइसेस के रिवीजन को लेकर भी आप लोगों की लगातार डिमांड है। शुक्रिया सर, वक्त दिया, और जो नई फील्ड रिपोर्ट है वो हमारे दर्शकों से आपने शेयर कर दी, ग्राफिक्स के जरिए सारे डिटेल्स हमने दिखा भी दिए। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले एक अहम अपडेट दे देते हैं।